हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू न्यू पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डेटा एनालिसिस के बारे में, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपको ये सेशन काफ़ी लेट में प्रोवाइड कर रही हूँ। ऐसा मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं था इसको लेट प्रोवाइड करने का। मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर करवा सकूँ आपके एग्ज़ाम से पहले, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे जिनकी वजह से मैं ये सेशन नहीं कंडक्ट कर पाई। और आगे की कोशिश रहेगी कि सेशन टाइम टू टाइम होते रहें और आपकी प्रिपरेशन में भी एक बूस्टअप मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहीं पे मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है। तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था डेटा एनालिसिस के बारे में और वहां पे हमने बात करी थी स्टेप्स इन डेटा एनालिसिस। ठीक है, हमने समझा था कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमें जब डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करना है, राइट। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल स्टेज या लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमारा रिपोर्ट राइटिंग का। ठीक है, तो बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं और जो आपने फाइंड आउट किया है अपनी रिसर्च में उस रिपोर्ट की हेल्प से आप जब कोई एक डिसीजन पे पहुंच पाते हैं, वो होती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। बेसिकली रिपोर्ट्स क्या होती है, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है जिसमें आपने जो भी फाइंड आउट किया, आपका जो भी एम था रिसर्च का, आपने वो फाइंड आउट करके सिस्टमैटिक फॉर्म में जब उसको प्रेजेंट किया, वही क्या होती है, हमारी रिपोर्ट होती है। ठीक है, so the purpose of the report is to tell the decision makers the findings of the research. A research work remains incomplete if it is not given the shape of a report. ठीक है, तो अगर आपने जितनी भी रिसर्च कर ली हो लेकिन अगर आपने उसकी कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं सबमिट करी या फिर आपने प्रॉपरली फाइनल रिपोर्ट नहीं बनाई तो वो आपकी रिसर्च कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाती है। ठीक है, a report must contain all the relevant details required by a reader to comprehend the findings and to determine the validity of the results. Thus, report is the statement that contains in brief the procedure adopted and the findings arrived at by the researcher. तो बेसिकली रिपोर्ट क्या होती है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ब्रीफ में समझाते हैं कि हमने क्या प्रोसीजर यूज किया, किन मेथड्स को अडेप्ट किया और हमारी क्या फाइंडिंग्स निकल के आई जो हमने रिसर्च को कंडक्ट किया। ठीक है, A report is not a complete description of the work done by the researcher. A report is a brief statement of most significant facts that are necessary for understanding the generalizations drawn by the researcher. अच्छा देखिए, अगर कोई भी रिसर्च कंडक्ट करी जाती है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका किसी तरह सोल्यूशन निकाला जाए और जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो रिसर्च सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हम कैसे अपनी सोसाइटी के लिए हेल्प कर सकते हैं या हमारी रिसर्च कैसे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, अ रिपोर्ट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्ट्स दैट आर नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द जर्नलाइजेशंस ड्रॉन बाय द रिसर्चर। मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए समझाया क्योंकि मुझे आपको जर्नलाइजेशन वर्ड का मतलब क्लियर करना था। ठीक है, देखिए किसी भी चीज को हम कब जर्नलाइज कर सकते हैं, जब वो सोसाइटी एज अ होल के लिए बेनिफिशियल हो, सोसाइटी एज अ होल के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो जो हमारी रिपोर्ट है या जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम अपनी सोसाइटी को कवर करें या सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से वो
बेनिफिशियल हो, तभी हम उसको इजीली जर्नलाइज भी कर पाएंगे और अपनी सोसाइटी में उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइडलाइंस फॉर रिपोर्ट राइटिंग। So the purpose of a report is to convey the interested persons the whole result of the study in sufficient detail in orderly manner. In other words, the purpose of a report is to spread of knowledge, broadcasting of generalizations so as to ensure their widest use. ठीक है, I hope generalization अब यहाँ से भी clear हो गया होगा। A poorly written report would not be of any use to the readers. A good research should have the following essentials. तो देख लेते हैं कि एक अच्छी रिसर्च में क्या क्या essential points होने चाहिए। ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, कंसिडर द रीडर। तो अगर हमें एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करनी है तो सबसे पहला पॉइंट जो कंसिडर करने की जरूरत होती है वो क्या होती है कि हमारी रिपोर्ट का रीडर कौन है। ठीक है, अब हो सकता है कि जो पर्सन है वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है जिस एरिया में आपने रिसर्च करी है। ठीक है, तो वो आपकी जो रिसर्च है उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट भी कर पाएगा, आपकी जो फाइंडिंग्स है उनको समझ भी पाएगा, राइट। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि उस एरिया से नहीं आ रहा है, उस जोन से नहीं बिलोंग करता है, तो वहां पे आपको डिफरेंट एड्स को यूज करना पड़ेगा, चाहे वो ग्राफिक एड्स हैं, ठीक है, चाहे वो पाई चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, इन सबको आपको यूज करना पड़ेगा ताकि उसको इजीली आपकी रिपोर्ट समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अपने रीडर के बारे में पूरी जानकारी होना कि आपका रीडर कौन है, आपकी रिपोर्ट को कौन पढ़ने वाला है, और आपको उसी तरीके से अपनी रिपोर्ट को तैयार करने की जरूरत होती है, प्रेजेंट करने की जरूरत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एड्रेस द इंफॉर्मेशन नीड्स। द रिसर्च रिपोर्ट शुड एड्रेस द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स बिकॉज द फंडामेंटल पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट इज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स। अ रिसर्चर शुड एंश्योर दैट द रिसर्च फाइंडिंग्स फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब लेट्स से कि आपने मार्केट में रिसर्च करी और आपको पता चला कि 80% पीपल इस टाइम पे मास्क को यूज कर रहे हैं और सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आपने अपनी रिपोर्ट में प्रॉपरली मेंशन ही नहीं किया, तो क्या यहाँ पे आप प्रॉपरली डिसीजन ले पाएंगे? क्या आपका मैनेजमेंट उस हिसाब से डिसीजन ले पाएगा, फर्दर आगे सोच पाएगा कि उनको किस तरह से मार्केट को और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है, किस तरह से प्रोडक्ट को और ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है? नहीं हो पाएगा, राइट। तो जो हमारी आइडल रिपोर्ट होती है या आइडल गुड रिसर्च रिपोर्ट होती है उसमें हमको प्रॉपरली अपनी इंफॉर्मेशन को एड्रेस करने की जरूरत होती है। ठीक है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको मेंशन करने की जरूरत होती है ताकि हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बी कंसाइज येट कंप्लीट। तो एक आइडल रिपोर्ट कैसी होती है, कंसाइज होती है लेकिन वो अपने में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ही लंबी रिपोर्ट लिख दी जिसमें आपने अननेसेसरी डेटा या इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर दिया, या फिर आपकी रिपोर्ट इतनी कंसाइज भी नहीं होनी चाहिए कि आपका जो रेलेवेंट डेटा था आपने उसको प्रोवाइड ही नहीं किया। ठीक है, तो कंसाइज होनी चाहिए लेकिन वो कंप्लीट भी होनी चाहिए। ठीक, सारे पॉइंट्स को वो कवर करे, जो भी आपने रिसर्च फाइंडिंग्स है आपकी वो प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिविटी। अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी का बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो भी आपकी रिसर्च रिपोर्ट है उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही आपके डेटा को लेके ना ही आपकी रिपोर्ट को लेके। ठीक है, आपने जो भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है चाहे वो कोई भी डेटा हो, उस डेटा के सपोर्ट में कोई फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपने कुछ भी मनगढ़ंत अपना आराम से कुछ भी डेटा उसमें प्रोवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने अगर डेटा प्रोवाइड किया है, आपने अगर कुछ भी एनालिसिस किया है तो आपने एनालिसिस किसी के बेसिस पे किया होगा, है ना, कुछ आपने फाइंड आउट किया होगा, उसके बेसिस पे ही आपने कुछ चीजों को एनालाइज किया होगा, तो उसके सपोर्ट में जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो भी आपने फाइंड आउट किया है वो आपकी रिपोर्ट में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो कि वेग हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टाइल। अब यहाँ पे स्टाइल का यह मतलब नहीं कि हमारी रिसर्च रिपोर्ट स्टाइल मारेगी।
ठीक है। स्टाइल का मतलब ये है कि आपने अपनी रिपोर्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, राइट इन प्रेजेंट टेंस। जो हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी क्लिंचेस उसके अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक। यूज ऑफ शॉर्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लंबे लंबे वर्ड्स आप यूज करें, छोटे वर्ड्स यूज करें और कंप्लीट वर्ड्स होने चाहिए, ठीक। कंसिडर अपीयरेंस, उसकी जो अपीयरेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस को यूज करें। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सिंपल एंड फॉल्टलेस लैंग्वेज। तो जो भी लैंग्वेज हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट में यूज करें वो कैसे होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और हमारी लैंग्वेज में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो रीडर है वो इजीली समझ सके, उसको पढ़ सके और जो भी आप उसको कन्वे करना चाहते हैं, जो भी आपकी फाइंडिंग्स रही हैं आप बताना चाहते हैं, वो इजीली समझ पाए, आपकी बात उस तक पहुंच पाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि रिसर्च रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है, उसको प्रॉपरली मेंशन करिए। वैसा नहीं, यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके फॉर्मेट में क्या क्या आता है, जैसे प्रीएम्बल आता है, ठीक है, समरी ऑफ फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, मेन बॉडी और अपेंडिसेस। अब इनके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं आपको उन्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं द प्रीएम्बल की। तो बेसिकली जो प्रीएम्बल होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं या 4 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, लेटर ऑफ ट्रांसमिशन। सो द लेटर ऑफ ट्रांसमिशन इंडिकेट्स टू होम द रिपोर्ट इज डायरेक्टेड, इट स्पेसिफाइज द रीजन ऑफ डूइंग रिसर्च वर्क, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसका कुछ मोटिव होता है ना, कुछ वजह होती है तभी रिसर्च करी जाती है। ऐसा तो होता नहीं कि चलिए आज मेरा मन हुआ रिसर्च करने का तो हम रिसर्च कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। एक आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, लेटर ऑफ ट्रांसमिशन, कि आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि आपने ये रिसर्च वर्क क्यों कंडक्ट किया और किसके अंडर में इस रिसर्च को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है टाइटल पेज। सो द टाइटल पेज इज अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, टाइटल ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, नेम ऑफ द कंपनी और गवर्नमेंट डिविजन विच स्पॉन्सर्ड द रिसर्च, the name and address, telephone number and other particulars of the research organization and the date of the report's presentation। तो टाइटल पेज है बेसिकली हम क्या मेंशन करते हैं, हमारी रिसर्च का क्या टाइटल है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या मेंशन करते हैं उसमें कि किस कंपनी या गवर्नमेंट डिवीजन के अंदर इस रिपोर्ट को कंडक्ट किया गया या फिर किसने इस रिपोर्ट को स्पॉन्सर किया है, ठीक है। फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट मेंशन करी है, प्रेजेंट करी, उनका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और जितनी भी इंफॉर्मेशन नीडेड है वो उसमें प्रेजेंट करते हैं। और ये रिपोर्ट किस दिन प्रेजेंट करी जा रही है उस दिन की डेट को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली टाइटल पेज में क्या रहता है, हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसका टाइटल, जो भी गवर्नमेंट डिवीजन या कंपनी है जो इस रिसर्च को स्पॉन्सर कर रही है उनका नाम, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस हैं, और उस पर्टिकुलर डेट को भी मेंशन किया जाता है जिस दिन इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। सो आई होप इसके 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे के 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब जैसे हमारी बुक में प्रॉपरली इंडेक्स मेंशन होती है जहां पे उसमें चैप्टर्स और पेज नंबर मेंशन होता है, सिमिलरली हमारी रिसर्च रिपोर्ट में भी टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स को मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी हम इंफॉर्मेशन को मेंशन करेंगे वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होगी, जैसे आपकी बुक्स में रहती है कि हम बस चैप्टर के नाम या उनके टाइटल को मेंशन करते हैं। सिमिलरली रिपोर्ट में भी क्या करते हैं, टाइटल को मेंशन करते हैं विद देयर पेज नंबर्स, ताकि हमारे जो रीडर है वो इजिली समझ सके कि हमने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या टॉपिक्स को, क्या क्या चैप्टर्स को कवर किया है और हमारी रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो हमारी टेबल ऑफ कंटेंट है वो सिर्फ एक पेज तक ही लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-3 पेज तक हम टेबल ऑफ कंटेंट को लेके जा रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। प्रीफेस और इंट्रोडक्शन इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द पर्पस ऑफ रिसर्च स्टडी एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस। द प्रीफेस should also have acknowledgements expressing the gratitude to those who helped in the conduct, completion and presentation of the report. तो अगर आप कोई प्रॉपर बुक को एनालाइज करेंगे तो आपको ये सब पॉइंट्स वहां पे एकदम क्लियर हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले हमने बात करी थी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, है ना, जहाँ पे हमें टाइटल मेंशन करना होता है, हमने रिसर्च किस लिए करी है। तो जो अगर कोई बुक लिखी गई है तो उसका भी कोई पर्पस होगा, राइट, तो वहां पे वो मेंशन करा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात करी, नेक्स्ट हमने बात करी थी कि उसका कुछ टाइटल होना चाहिए, ठीक है, किस गवर्नमेंट एजेंसी या किस गवर्नमेंट डिवीजन या कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया है, उनका नाम, एड्रेस, सब कुछ मेंशन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या बात आई, टेबल ऑफ कंटेंट्स की। तो हमने देखा है कि हमारी जो बुक है उसमें प्रॉपर्ली इंडेक्स मेंशन रहती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन या प्रीफेस। तो आप खुद भी देखते होंगे कि आपके बुक में प्रीफेस लिखा रहता है। प्रीफेस क्या होता है, बेसिकली ब्रीफ स्टेटमेंट होता है जो कि आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर बुक में क्या है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, इस कंटेंट के थ्रू आपको क्या समझाना चाहते हैं, ये सब चीजें मेंशन रहती है। साथ ही साथ उसमें एक्नॉलेजमेंट भी मेंशन रहता है जहाँ पे वो ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं या कहते हैं ना आभार व्यक्त करते हैं कि इन लोगों ने या इन पर्सन ने हमारी इस रिसर्च को या हमारी इस बुक को लिखने में, कंप्लीट करने में हेल्प करी। जैसे कि हम अपने क्या कहते हैं असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स में भी लिखते थे, राइट, वहां पे हम एक्नॉलेजमेंट मेंशन करते थे, राइट। उसमें हम लिखते थे कि हम पर्टिकुलर टीचर और अपने क्लासमेट्स, पेरेंट्स, सबके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट, हमारे असाइनमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करी, राइट। एक तरह से ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है। सिमिलरली रिसर्च में भी यही किया जाता है, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, समरी ऑफ फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। तो हमारा पिराम्बल वहीं तक था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा summary of findings and conclusions. So in this section, the main findings of the research investigation are presented and broader conclusions are drawn therefrom. Based on these conclusions, the researcher might endeavor at making some suggestions accordingly. पे जो मेन रिसर्च है, हमने अपनी रिसर्च में क्या फाइंड आउट किया, हम किस कंक्लूजन तक पहुंचे, यहाँ पे हम प्रॉपरली इस सेक्शन में मेंशन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा रिसर्चर होता है, अगर कुछ उसकी रिकमेंडेशंस होती हैं, कुछ सजेशन होता है, तो वो यहाँ पे मेंशन करता है, ठीक है। The summary of findings should not take up more than 2 or 3 pages with no more than 1 or 2 summary tables. As far as possible, the researcher should give graphic presentation of the tables. तो जो भी हमारी summary है, जो भी हमारी findings है, हमने जो भी conclude किया, हमको उसको बहुत ही precise वे में mention करना होता है, ठीक है। 2 से 3 पेज में आपको उसे मेंशन करना है, रिसर्चर की क्या फाइंडिंग्स रही है, रिसर्चर को क्या लगता है, उसके अकॉर्डिंग क्या सजेशंस उसको देने हैं, ये सब चीजें 2 से 3 पेज में ही मेंशन करनी है। और जो हमारी समरी टेबल्स, अगर आपने कोई टेबल, ग्राफ को यूज किया है तो उसको भी प्रिसाइज वे में एक शॉर्ट फॉर्म में ही समराइज करना है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, नाम समझ में आ रहा होगा, जहां पे हमने डिटेल में सब चीजें डिस्कस की हैं, सारे प्रोसीजर, मेथड्स, इन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल रहती है, मेन बॉडी में अवेलेबल रहती है, ठीक है। So the main body of the research report must accurately cover all the facts of the study from its inception right through framing of the conclusions and their supporting rationals. मतलब कि मेन बॉडी जो है हमारी रिपोर्ट की, उसमें हर एक चीज मेंशन होनी चाहिए फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब आपने अगर 0 से स्टार्ट किया है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने क्या किया, क्या आपकी रिसर्च रही, आपने क्या मेथड्स को यूज किया, आपने क्या टेबल, ग्राफ्स, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड इन योर रिपोर्ट, राइट। It should clearly explain the methods of analysis used,
This section of the report must contain the information necessary for decision makers to draw their own conclusions from the research findings independently of any interpretations offered by the market researcher himself. Irrelevant or unreliable data should however be omitted. मैंने आपको बताया कि मेन बॉडी में हम हर एक चीज को लिखते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। हमने किस तरह से रिसर्च करी है, हमने क्या प्रोसीजर को फॉलो किया, हमने कौन सा मेथड यूज किया, हमने क्या डेटा कलेक्ट किया, और उसके साथ उसके सपोर्ट में जो भी फैक्ट्स, फिगर्स, ग्राफ्स, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन। तो यहाँ पे हम हर एक चीज को प्रॉपरली मेंशन करते हैं ताकि जो हमारा मार्केटर है या फिर जो कह सकते हैं जो डिसीजन मेकर है वो इजीली डिसीजन ले सके, ठीक है। और जो भी ऐसे डेटा है जो कि अनरिलायबल है या जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम ऑब्वियसली बात है अपनी रिसर्च में मेंशन नहीं करेंगे, अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में हैव 4 सेक्शंस। अब देख लेते हैं। तो हमारी रिसर्च रिपोर्ट की जो मेन बॉडी है उसमें 4 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है हमारा, रिसर्च मेथोडोलॉजी। So this section is very important to establish the credibility of the research findings. Generally, following details are given in this section: sources of data, establishment of sampling frame, sample design, size of sample and the methods of selecting sample, methods used to obtain information, that is observation, interviewing, etc., depth of the study and the methodology adopted in the study. तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उस रिसर्च से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, है ना। और हमने ये पढ़ा ही है कि डेटा हम 2 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी सोर्स, एक होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। अब अगर हमने प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया तो हमें आगे कौन से मेथड्स यूज करने हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से करना है, इंटरव्यू मेथड से करना है, सर्वे मेथड से करना है, क्वेश्चनएयर्स के थ्रू करना है। और अगर सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं तो किसका यूज करना है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, कुछ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, है ना। तो इन सब को प्रॉपरली किस तरह से यूज करना है, इनके कॉम्बिनेशन को यूज करना है कि सिर्फ हमें पर्टिकुलर डेटा को यूज करना है, इस चीज को भी एनालाइज करना पड़ता है, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो कंसिडर करने की जरूरत होती है वो होता है हमारा सैंपल डिजाइन, कि हमें कितना सैंपल लेना है, कितनी पॉपुलेशन को कंसिडर करना है। अब यहाँ पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। हमें एक सैंपल को सेलेक्ट करना होगा, हम सैंपल को किस क्राइटेरिया, किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना जरूरी होता है जब भी हम रिसर्च करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अपनी आगे रिसर्च को कंडक्ट भी करते हैं और इसी के बेसिस पे आपकी जो रिसर्च है आप उसकी फाइंडिंग्स तक पहुंचते हैं, उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपका डेटा ही नहीं रिलायबल है तो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी कभी रिलायबल नहीं हो सकती हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको अपने डेटा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कभी भी अपने कंक्लूजन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपकी कंपनी क्या चाहती है इस रिसर्च के थ्रू, उस अकॉर्डिंग आपको अपने डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा और तभी आप अपने कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब डिस्कस करते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट है मार्केट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। सो दिस सेक्शन should cover some basic information about the market such as geography, climate, economic trends, industrial trends, political trends, social and cultural trends, law and regulations, etc., so as to help the people for whom the report is prepared and are likely to know very little about the मार्केट। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट रिसर्च, राइट। और मार्केट रिसर्च अगर करनी है प्रॉपरली तो मार्केट के बारे में तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो हम प्रॉपरली मार्केट रिसर्च कर पाएंगे, राइट। तो मार्केट की ज्योग्राफी के बारे में, उसके क्लाइमेट, उसके इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिटिकल ट्रेंड्स, इन सब के बारे में हमारे पास प्रॉपरली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम अपनी रिसर्च को प्रॉपरली कंडक्ट कर सके, हम अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सके कि
पर्टिकुलर मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, और हम इस सिनेरियो के बेसिस पे इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेचर ऑफ द मार्केट। So this section should cover the detailed information about the market features which may include मार्केट का क्या साइज है, मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट फोरकास्ट करना, क्या चैनल्स को यूज किया जा रहा है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स को यूज किया जा रहा है, किस तरह मार्केट को सेगमेंट किया गया है, कंपटीशन किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, आगे कंपटीशन किस तरह बढ़ेगा, कॉम्पिटिटर ने कितनी मार्केट को कैप्चर कर रखा है। इन सब इंफॉर्मेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और इसको हमें अपनी रिपोर्ट में मेंशन करने की भी जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं ना तो हम हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम मार्केट साइज भी देखेंगे, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है ये भी देखेंगे, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है ये भी देखेंगे, उसने कितनी मार्केट को कैप्चर कर रखा है, हमारा कस्टमर कैसा है, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या प्रेफर कर रहा है और वो क्या इन्हांसमेंट चाहता है प्रोडक्ट में, क्या मॉडिफिकेशन चाहता है, कंज्यूमर्स की किस तरह से टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। इन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको मेंशन करना भी ज़रूरी होता है अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी रिसर्च रिपोर्ट की जो मेन बॉडी है उसका लास्ट पार्ट क्या है, कंक्लूजन्स एंड recommendations. So in this section, the main findings of the research investigation are presented and broader conclusions are drawn therefrom. Based on these conclusions, the researcher might endeavor at making some suggestions accordingly. The exact nature of recommendations suggested will depend on the terms of references, the product and the market situation. लास्ट में क्या आता है हमारा कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। यहाँ पे जो रिसर्चर है उसने जो भी उसकी फाइंडिंग्स रही हैं उसके बारे में कंक्लूड करता है और अगर उसकी रिसर्च से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस हैं, उसे लगता है कि फर्दर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और किस तरह से अपनी मार्केट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो भी पर्सपेक्टिव था रिसर्च का, जो भी ऑब्जेक्टिव था रिसर्च का, उसमें और क्या चीज़ों को ऐड ऑन किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें और क्या क्या कवर किया जाता है। अब देखिए जो रिसर्चर है उसकी रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह से हो सकती हैं कि वो बताए कि आपको एक प्रॉपर ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहिए, अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स को किस तरह आपको compete करना है, आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में वो आगे रिकमेंड कर सकता है। क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप मार्केट में इजिली एंट्री ले सकते हैं या फिर आप किस प्रोडक्ट में ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप हो, वहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो। तो ऐसे तमाम रिकमेंडेशंस हैं जो रिसर्चर दे सकता है अपनी फाइंडिंग्स के बाद। ठीक, सो आई होप ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब लास्ट इसमें आता है हमारा अपेंडिसेस। अब मेरे ख्याल से आपने नोटिस किया होगा कि कई बुक्स में पीछे अपेंडिसेस मेंशन रहता है। ठीक है, ये अपेंडिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी रिपोर्ट में क्योंकि यहीं पे हम सारे अपने फैक्ट्स, फिगर्स जो भी हमने अपनी रिपोर्ट में यूज़ किए होते हैं उसको जो सपोर्ट करते हैं, जो भी फैक्ट्स और फिगर्स, वो हम कहाँ मेंशन करते हैं, अपेंडिसेस में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारी अपेंडिसेस होती हैं वो बेसिकली बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है हमारी रिपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि देखिए हम अपनी रिपोर्ट में इन डिटेल हर चीज़ मेंशन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उस रिपोर्ट में जो भी डेटा हमने यूज़ किया है उसके सपोर्ट में जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया है वो हम कहाँ मेंशन करते हैं, अपने अपेंडिसेस में मेंशन करते हैं। ठीक है, so the purpose of appendices is essentially to include as much relevant data and information as possible to support, illustrate or further elaborate on the information already contained in the report's main body. Each appendix should be numbered. The kind of data that would usually appear in appendices include
अब किस तरह के डेटा को हम अपेंडिसेस में यूज़ करते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी स्टैटिस्टिकल टेबल हो गई, ठीक है, आपने कोई पुरानी रिसर्च पढ़ी है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो क्वेश्चनर्स आपने यूज़ किए, जो डेटा यूज़ किया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, सैम्पल के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, और ऐसे अदर सोर्सेज जिनको आपने अपनी रिसर्च में यूज़ किया है उसके बारे में प्रॉपरली मेंशन करना ज़रूरी होता है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देख लेते हैं चेकलिस्ट फॉर रिपोर्ट राइटिंग कि आपकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, कंसिडर द रीडर, हिज आउटलुक एंड एक्सपीरियंस। तो ये हमने बात करी थी कि जो भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा रीडर क्या है, उसका क्या आउटलुक है और क्या एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कीप द रिपोर्ट एज शॉर्ट एंड कंसाइज एज पॉसिबल, नेवर पैड विद अननेसेसरी वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राइट इन नेचुरल स्टाइल यूजिंग ऑर्डिनरी वर्ड्स एंड अवॉइडिंग jargons टू द एक्सटेंट पॉसिबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड jargon? सो jargon बेसिकली मीन्स प्रोफेशनल वर्ड्स या कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो कि एक प्रोफेशनली समझ सकता है, ठीक है। तो हमें अवॉइड करने चाहिए ऐसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना हमारी रिसर्च में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी रिपोर्ट का रीडर है या जो भी हमारी रिपोर्ट को पढ़ रहा है उसको इन सब वर्ड्स के बारे में पता हो या फिर वो उन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हमें अपनी रिपोर्ट में यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मेक श्योर दैट ऑल टॉपिक्स कवर्ड आर रिलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, एक्सक्लूड ऑल एक्स्ट्रानॉस इंफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारी रिसर्च रिपोर्ट है उसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हमें पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सारे जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करना चाहिए। और जो भी हमारे ऐसे कुछ डेटा हैं, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी रिपोर्ट के लिए रेलेवेंट नहीं है, उन्हें अपनी रिपोर्ट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रानॉस इन्फॉर्मेशन मतलब हो गया जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, हमारी रिपोर्ट से जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसे हमें अपनी रिपोर्ट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, डबल चेक ऑल फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिकल डेटा टू बी श्योर दे आर एक्यूरेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यूज टेबल्स एंड चार्ट्स टू इलस्ट्रेट एंड एम्फसाइज मटेरियल। नेक्स्ट है, give space and emphasis to each items in accordance with its importance. Okay. Next है, make sure the report is neat, well typed and easy to read. और last point क्या कह रहा है, all facts, figures and data given in the report should be supported by sources of such information so that it becomes easy to subsequently recheck them if necessary and अपडेट देम। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने अपनी रिपोर्ट में कोई भी डेटा कुछ भी मेंशन किया है, कोई टेबल यूज करी है, कोई चार्ट, डायग्राम, ग्राफ जो भी यूज किया है, उसके सपोर्ट में हमारे पास कोई फैक्ट्स, फिगर्स, कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे हमारी जो मैं कह सकती हूँ जो डेटा है उसकी ऑथेंटिसिटी का पता चल सके, उसको रीचेक किया जा सके और फर्दर कभी अपडेशन की ज़रूरत पड़े तो वो अपडेट भी किया जा सके, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें ओरल प्रेजेंटेशन। अब रिपोर्ट तो हमने प्रिपेयर कर ली, लेकिन ऐसा भी होता है कि इस रिपोर्ट को हमें प्रॉपरली प्रेजेंट करने की भी ज़रूरत होती है, सामने अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर को समझाने की भी ज़रूरत होती है। तो ओरल प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट कैन बी डन ओरली टू अ ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। This type of presentation is usually in addition to a written research report. Naturally, it is easier if the oral presentation follows the written report. Preparing an oral presentation, however, often requires considerable additional work and calls for different skills than the written report. अब मेरे ख्याल से आप खुद भी इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि अगर हम रिपोर्ट लिखने की बात करें या असाइनमेंट लिखने की बात करें तो हम इजीली जो भी रिटन फॉर्म में लिखना है वो हम लिख के दे सकते हैं, लेकिन जब बात प्रेजेंटेशन की आती है
तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है, थोड़ी स्किल्स चाहिए होती हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा करना पड़ता है ताकि आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो और आपके जो लिसनर्स हैं उन तक आपकी बात ईजिली कन्वे हो पाए, आप उनको अपनी बात समझा सकें, राइट। So the oral report demands the use of more dramatics, especially the use of visual aids, right? So the following guidelines are suggested for developing a good oral presentation. देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हैव अ सेंट्रल थीम। तो अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन को इम्पैक्टफुल बनाना है तो सबसे पहले हमें एक सेंट्रल थीम को कंसिडर करना जरूरी है। एक सेंट्रल थीम होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम आगे अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सके, अपने जो लिसनर्स हैं उनका अटेंशन ग्रैब कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मली स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके लिसनर्स हैं वो इतने अटेंटिवली ना सुनेंगे और ना ही उनका इंटरेस्ट जगेगा। इंटरेस्ट कब जगता है कि जब आप उनके साथ ईजिली कनेक्ट कर सकें और आप उनको अपने टॉपिक में इंटरेस्ट दिला सकें, ठीक है। तो एक सेंट्रल थीम होना बहुत जरूरी होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यूज विजुअल डिवाइसेस लिबरली। अब देखिए जो भी प्रेजेंटेशन होती है उसमें अगर आप विजुअल डिवाइसेस का यूज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जो भी पेन यूज कर रही हूँ, अगर मैं इसका यूज ना करूँ और इस कर्सर को ऐसे साइड में रख दूँ और ऐसे पढ़ती चली जाऊँ तो आपका कहीं ना वो अटेंशन में नहीं ग्रैब कर पाऊंगी, है ना। आप तो ढूंढेंगे कि मैं कहाँ बोल रही हूँ, राइट। अब अगर मैं इस पॉइंटर को यूज करती हूँ तो आपको पता होता है कि हाँ मैं पर्टिकुलरली ये पॉइंट पढ़ रही हूँ, ये पॉइंट पढ़ रही हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं जो विजुअल डिवाइसेस है उनका काफी इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यूज स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं एक भी एग्जाम्पल को ना यूज करूं और आपको ऐसे ही पढ़ाती चली जाऊं तो क्या आपको सब चीजें क्लियर हो पाएंगी? हो सकता है कुछ चीजें क्लियर हो पाए लेकिन मैक्सिमम हो सकता है टॉपिक्स ना समझ में आए। अब अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो अगर आपने देखे हो मेरे मार्केटिंग के सेशंस तो वहां पे मैंने आपको सारे लाइव एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है ना। कोई भी बुकिश लैंग्वेज वाले एग्जाम्पल नहीं देने की कोशिश करी, अवॉइड ही किया है। क्यों? ताकि आपको मेरी बात प्रॉपरली समझ में आ पाए। मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, जो कन्वे करना चाह रही हूँ, मेरी बात आप तक इजीली पहुंच पाए और आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो पाए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है यूज इलस्ट्रेशंस एंड एनालॉजीज फ्रीली। एनालॉजीज क्या होती हैं? जब आप किसी को किसी चीज से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इन सबको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, राइट इन हेडलाइन स्टाइल। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ये कैसा एक नॉर्मल राइटिंग में लिखा है, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ रहा है। अब वहीं अगर मैं यहाँ पे जैसे लिखी थी ओरल प्रेजेंटेशन बोल्ड लेटर्स में, ठीक है, तो आपका जो ध्यान है वो वहां पे जाता है ना। तो अगर हम हेडलाइन स्टाइल यूज करते हैं तो लोगों का जो हम अटेंशन है वो ग्रैब कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि उनका ध्यान वहां पे केंद्रित करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यूज ऑफ फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन डिवाइसेस। अब यहाँ पे हम फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने एड ही देखे होंगे तो कोलगेट का जो एड नहीं दिखाता है कि वो शेल टाइप का होता है, उसमें ऐसे ब्रश करके दिखाता है देखिए कोलगेट है और एक दूसरी तरफ दूसरा शेल है लेकिन वो टूट जाता है। तो क्या है, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं ना, तो इसका भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यूज सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। और लास्ट पॉइंट है बी मैटर ऑफ फैक्ट, अवॉइड यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। सो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। अब हमारा ओरल प्रेजेंटेशन दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल, ठीक। पहले डिस्कस कर लेते हैं इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन, तो जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है वो इनफॉर्मल वे में होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वे में नहीं की जाती है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल सिट डाउन एंड डिस्कस सिचुएशन where much of presentation may not be required on the part of the researcher. The researcher presents a summary of the findings and the audience seeks clarifications if needed on certain aspects. It is assumed that the audience has read the report before taking part in the discussion. Depending on the situation, visual and physical demonstration devices may or may not be यूज। तो बहुत ही सिंपल है हमारा इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन। बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, ठीक है,
कोई भी फॉर्मल तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं दी जाती है। यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि जो भी ऑडियंस इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रही है उसने ऑलरेडी रिपोर्ट को पढ़ लिया है, उसकी फाइंडिंग्स को पढ़ लिया है, कंक्लूजन भी पढ़ लिया है, सब चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन कर ली है। और अगर ऑडियंस में से किसी को लगता है कि उन्हें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो उनको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लैरिफाई किया जाता है, क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। और जैसी अगर सिचुएशन रहती है उस हिसाब से विजुअल या फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो इनफॉर्मल और प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट रहता है वो कैसा रहता है, एक डिस्कशन फॉर्मेट रहता है, ठीक। आई होप ये क्लियर हुआ। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है हमारा फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन। So a researcher is expected to make exhaustive presentations and he has to be a good communicator so as to handle all questions, some of which may be very difficult asked by the audience. तो यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती है वो कैसी होती है, फॉर्मल वे में होती है, जो कि जो रिसर्चर होता है यहाँ पे उसको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। जो भी ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आंसर भी देना पड़ता है, और ऑडियंस तरफ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हों। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है उसके पास थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, राइट। इन द फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन द रिसर्चर मेक्स हिज प्रेजेंटेशन टू अ फॉर्मल ऑडियंस कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी बट एम्फसाइजिंग द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। द ऑडियंस में सीक क्लैरिफिकेशन एंड द रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड to provide the clarification to the satisfaction of the questioners। देखिए सीधी सी बात है, हमारा जो इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन उसका जस्ट ऑपोजिट है हमारा फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको ऑडियंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑडियंस की तरफ से अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे वो इजी हो, आपको उनको आंसर्स देने पड़ेंगे। और अगर ऑडियंस कभी क्लैरिफिकेशन मांगती है, किसी पॉइंट पे आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रही है, तो वहाँ पे आपको उन्हें सेटिस्फाई करने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन वही इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन की बात करें तो वहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो कैसा होता है, एक डिस्कशन होता है, ठीक है। और फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन में जो भी रिसर्चर होता है उसकी जो फाइंडिंग्स या रिकमेंडेशंस रहती हैं उसकी समरी वो पहले से ही अपनी जो ऑडियंस है उनको प्रोवाइड कर देता है, ताकि ऑडियंस उसको पहले रीड आउट कर ले। और अगर उनकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं, उनको कुछ क्लैरिफिकेशन ज़रूरत है, तो वो उन्हें क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एकदम ऑपोजिट है हमारा इनफॉर्मल से फॉर्मल। अगर आपको डिफरेंस लिखने को भी आएगा सो आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस भी इजीली आप लिख लेंगे, ठीक है। सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने लास्ट ब्लॉक को कवर किया था, उसकी वजह यही थी, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मुझे लगा पहले इसको कवर करना ज़रूरी है, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इससे पहले का जो ब्लॉक है अभी वो बचा है, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको आगे डिस्कस कर लेंगे फर्दर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।